Hello friends, welcome back to my channel. So this is the part 2nd of NCERT solutions of class 12th biology of chapter sexual reproduction in flowering plants. Okay, so we will continue with question number 9. अब question number 9 क्या बोलता है? What is self incompatibility? Why does self pollination not lead to seed formation in self incompatible species? ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है और सेल्फ पॉलिनेशन से सीड का फॉर्मेशन क्यों नहीं हो पाता है सेल्फ इनकम्पैटिबल स्पीशीज़ में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था पार्ट 1 में कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो पोलन होता है ना वो अपने ही प्लांट के फ्लावर मतलब दूसरे स्टिग्मा पर वो उस पोलन को जर्मिनेट नहीं करने देता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम पढ़ते हैं कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी is a genetic mechanism in which pollen is prevented from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination of pollen tube growth in pistil। ठीक है, तो अब इसमें लिखा है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसमें जो पोलन है ना वो ओव्यूल में फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, जिससे कि उसमें पोलन जर्मिनेशन नहीं हो पाता है और पोलन ट्यूब की ग्रोथ भी नहीं हो पाती है पिस्टिल के अंदर। ठीक है, so the plant which exhibits this phenomenon can prevent germination of pollen grains and therefore prevent the growth of the pollen tube on the stigma of the flower। ठीक है, अब जिन जिन प्लांट्स में ये फिनोमिनन एग्जिबिट होता है उनमें क्या होता है कि जो जर्मिनेशन होता है ना पोलन ग्रेन्स का वो हो ही नहीं पाता है। ठीक है, तो उससे प्रिवेंट हो जाता है सेल्फ जर्मिनेशन। ठीक है, एंड देयरफॉर प्रिवेंट द और जिससे कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ भी नहीं हो पाती है स्टिग्मा पर। ठीक है, तो मतलब हिंदी में अगर हम बोले तो किसी एक जैसे एक प्लांट है उसका है ना जो पोलन ग्रेन्स रिलीज करे एंथर ने, तो उसी प्लांट के अगर कोई से भी फ्लावर के स्टिग्मा पर वो लैंड नहीं हो पाते हैं। ठीक है, मतलब वो लैंड हो भी जाएंगे तो वो जर्मिनेशन वहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, so next is this would prevent the fusion of the gametes along with the development of embryo। तो अब इससे ऑब्वियसली अब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो फ्यूजन ही नहीं होगा गैमीट्स का, तो जिससे एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है इसमें सेल्फ इनकम्पैटिबल स्पीशीज़ में। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट नो सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इसीलिए सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी से कोई भी सीड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। अपने क्वेश्चन में यही पूछा था कि सेल्फ पॉलिनेशन से सीड का फॉर्मेशन क्यों नहीं हो पाता है सेल्फ इनकम्पैटिबल स्पीशीज़ में, तो हमने पूरा मैकेनिज्म उसका एक्सप्लेन करके बता दिया कि इसीलिए सीड फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि पोलन टर्मिनेट ही नहीं हो पाता है स्टिग्मा पर। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, फ्यूजन भी नहीं होगा गैमीट्स का और डेवलपमेंट नहीं होगा एम्ब्रियो का, और अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ एम्ब्रियो का तो मतलब सीड फॉर्मेशन भी नहीं हुआ। ओके, आई थिंक अब क्लियर हो गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? व्हाट इज बैगिंग टेक्निक? बैगिंग टेक्निक क्या होता है? हाउ इज इट यूजफुल इन अ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम? और ये यूजफुल क्यों है प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में? ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। मैनी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ द एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स विदाउट अफेक्टिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल थ्रू द प्रोसेस ऑफ इमेस्कुलेशन। अब इमेस्कुलेशन जैसा कि मैंने आपको जब डिटेल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया था उसमें बताया था कि जो इमेस्कुलेशन होता है ना उसमें ये एक तरह का आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है जिससे कि क्रॉप का इम्प्रूवमेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि एंथर को ही निकाल देते हैं, मतलब कोई सा भी अगर फ्लावर है तो उसका एंथर को ही रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में से निकाल दिया जाता है एंथर को। पर उसमें जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना पिस्टल उसको कुछ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को एंथर के रिमूवल जो हम करते हैं ना बाइसेक्सुअल फ्लावर में, तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इमेस्कुलेशन बोलते हैं, जो कि एक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक है। ठीक है, देन दीज इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स आर कवर्ड विद अ बैग ऑफ सूटेबल साइज generally made up of butter paper to prevent pollination by unwanted pollen grains. This process is called bagging। ठीक है, जो दो टेक्निक्स है, एक तो इमेस्कुलेशन है और दूसरी टेक्निक है बैगिंग। अब बैगिंग में क्या होता है
कि जो इमेस्क्यूलेटेड फ्लावर है, मतलब जिनका एंथर निकला हुआ है, मतलब निकाल दिया गया है, तो उनको क्या एक बैग से कवर कर दिया जाता है उन फ्लावर्स को, जो कि बैग काय का बना हुआ होता है, बटर पेपर का बना होता है, और उसको पूरा कवर कर दिया जाता है, ठीक है। तो जिससे कि क्या पॉलिनेशन नहीं हो पाता है बाय अनवांटेड पोलन ग्रेन्स। अब दूसरे पोलन ग्रेन्स ही नहीं मतलब वहाँ पे जर्मिनेशन कर पाएंगे क्योंकि वो पूरा बैग से कवर है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बैगिंग बोला जाता है, ठीक है। When the stigma of bagged flower attain receptivity, mature pollen grains of any desirable plants are collected from the anther of the male plant and are dusted on stigma to develop the desired plant variety. Now the flower is rebagged and fruit are allowed to develop. अब ये पूरी जो प्रोसेस है ना मैन के द्वारा होती है, मतलब उसमें क्या कि स्टिग्मा जो है ना बैग्ड फ्लावर का, अब उसको हमने पूरा कवर कर दिया, तो जब उसकी रिसेप्टिविटी को वो गेन कर लेता है, मतलब अटेन कर लेता है, तो कुछ मैच्योर पोलन ग्रेन्स को लिया जाता है डिज़ायरेबल प्लांट्स के, जो फ्रॉम द एंथर ऑफ मेल प्लांट, और वो मेल प्लांट के पोलन ग्रेन्स को लिया जाता है और उनको जो स्टिग्मा है ना बैग्ड फ्लावर का, उसके ऊपर मतलब छिड़क दिया जाता है, डस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, एक डिज़ायरेबल प्लांट वेराइटी ग्रो हो जाती है, मतलब उसका खुद का एंथर तो उसने पहले ही निकाल दिया उस फ्लावर का, तो जब दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन उसके ऊपर हम मतलब जर्मिनेट करवाएंगे तो उससे जेनेटिक वेरिएशन आएगा, जिससे कि डिज़ायर्ड प्लांट वेराइटी बन जाएगी। और नाउ द फ्लावर इज़ रीबैग्ड, और फिर से उस फ्लावर को रीबैग्ड किया जाता है एंड फ्रूट्स आर अलाउड टू डेवलप, फिर फ्रूट्स डेवलप होने लग जाते हैं ग्रेजुअली। अब देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या बैगिंग टेक्निक के, ठीक है। तो फर्स्ट एडवांटेज ये है कि यूज़फुल फॉर क्रॉस ब्रीडिंग। अब ऑब्वियसली इसमें क्रॉस ब्रीडिंग ही हो रही है, क्योंकि एक जो प्लांट का स्टिग्मा था उस पर हमने दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन्स को डस्ट किया, तो उससे क्या वेरिएशन आया, तो जिससे कि क्या क्रॉस ब्रीडिंग हो गई, ठीक है, क्योंकि दो डिफरेंट प्लांट में ये हो रहा है ना प्रोसेस, इसलिए। सो नेक्स्ट इज कमर्शियली सुपीरियर वेराइटी आर ऑब्टेन। अब बहुत सुपीरियर वेराइटियाँ हमको मिलेगी, क्योंकि दोनों ही जो प्लांट थे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ अलग अलग होंगे। जब उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई तो एक दूसरे प्लांट में उन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। सो इन दिस वे सुपीरियर वैरायटी आ जाएगी, ठीक है, जो फ्रूट बनेगा उसकी या फिर फ्लावर बनेगा उसकी, ठीक है। सो नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, वेयर एंड हाउ डज इट टेक्स प्लेस, कब और कहाँ ही होता है ट्रिपल फ्यूजन। नेम द न्यूक्लिया इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूजन, और कौन कौन से न्यूक्लिया इन्वॉल्व होते हैं ट्रिपल फ्यूजन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और डबल फर्टिलाइजेशन का पार्ट है ये, ठीक है। उसकी वीडियो मैंने लिंक में दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसे ज़रूर देखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मुझे डबल फर्टिलाइजेशन ही लगता है, ठीक है, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, द फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमीट विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस formed due to the fusion of two polar nuclei inside the embryo sac of the angiosperm is called triple fusion। तो ट्रिपल फ्यूजन होता क्या है बेसिकली, तो ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, जो सेकेंड मेल गैमीट जब सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन कर लेता है, मतलब अब सेकेंडरी न्यूक्लियस क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये जो है ना दो पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से एक न्यूक्लियस बन जाता है, ठीक है। तो जब इस न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन या फिर फ्यूजन होगा मेल गैमीट के साथ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें दो पोलर न्यूक्लिया इन्वॉल्व थे और एक मेल गैमीट के अंदर एक और न्यूक्लिया प्रेजेंट होगा। तो टोटल 3 न्यूक्लिया का जब फ्यूजन हुआ एक साथ, तो उससे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। और ये सब हो कहाँ रहा है काम, एम्ब्रियो सैक के अंदर हो रहा है पूरी प्रोसेस, एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। एक बार और समझा देती हूँ, जब सेकेंड मेल गैमीट का फ्यूजन सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ होगा, अब सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसे बनता है, बाय द फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो जब 2 पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन एक मेल गैमीट के साथ होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। When the pollen grains falls on the stigma, they germinate and give rise to the pollen tube that passes through the style and enters into the ओव्यूल, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला है कि जो पोलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं,
फिर जर्मिनेट होते हैं स्टिग्मा के ऊपर, तो इससे एक पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, स्टाइल के अंदर। जैसे सबसे पहले आता है स्टिग्मा, फिर एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर आता है स्टाइल, और फिर लास्ट में आता है ओवरी। तो इस स्टाइल के अंदर जो है ना पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट हो जाता है, जो कि पोलन ग्रेन्स को मतलब और मेल गैमीट को कहाँ तक ले जाता है, ओव्यूल के मतलब ओव्यूल तक पहुँचाने का काम कौन करता है, पोलन ट्यूब करता है, ठीक है। देन द पोलन ट्यूब एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स एंड रिलीजेस 2 मेल गमीट्स देयर। अब जो पोलन ट्यूब है ना वो जो स्टाइल से होते हुए ओव्यूल के अंदर एंटर हुआ, तो ओव्यूल के अंदर सबसे पहले क्या वो सिनर्जिड्स में एंटर होगा, 2 मेल गैमीट्स जो थे ना वो वहाँ पे जाके रिलीज कर देगा पोलन ट्यूब, ठीक है। फिर वन गैमीट फ्यूज विद द न्यूक्लियस ऑफ द एग सेल टू फॉर्म जाइगोट सिनगैमी आउट ऑफ द टू मेल गैमीट्स। अब जो है ना एक जो गैमीट है, 2 मेल गैमीट्स आए पोलन ट्यूब के थ्रू, तो उनमें से जो एक मेल गैमीट है ना उसने न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर लिया, जो कि एग सेल का न्यूक्लियस था, ठीक है। तो एग सेल के साथ उसने एक मेल गैमीट का फ्यूजन हुआ, तो ये इससे क्या सिनगैमी हो गई, सिनगैमी से क्या बन गया, जाइगोट बन गया, ठीक है। और फिर जो दूसरा वाला जो मेल गैमीट था ना उसने 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ कर लिया, जैसा कि अभी ऊपर में मैंने आपको समझाया था। तो जब 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ दूसरे वाले मेल गैमीट फ्यूज हो गया, तो और ये सब काम कहाँ हो रहा है, सेंट्रल सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है, सेकेंड वाला जो प्रोसेस है। तो इसने क्या बना लिया, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे हम PEN भी बोलते हैं, ठीक है। तो इससे PEN का फॉर्मेशन हो गया, मतलब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। दिस प्रोसेस इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, हेंस इट इज़ कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। वापस से वही ट्रिपल फ्यूजन बताया गया है यहाँ पे कि इसमें 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का मतलब इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, पूरे फ्यूजन में। 2 तो पोलर न्यूक्लियाई के न्यूक्लियाई थे और 1 मेल गमीट का था, सो टोटल कितने 3 हो गए न्यूक्लियाई जो कि हैप्लॉइड थे, जिनमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो टोटल 3n हो गए फ्यूजन होने के बाद। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द एंडोस्पर्म इज द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस। तो जैसा कि बताया कि इससे ना ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया, फिर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनने के बाद उसने पूरा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया इस प्रोसेस के बाद। ओके, सो अब आगे पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इसमें लास्ट लाइन गिवन है, 1 मेल गमीट न्यूक्लियस एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। अब इसमें 1 मेल गमीट का न्यूक्लियस और 2 पोलर न्यूक्लियाई का इन्वॉल्व हो रहा है इस प्रोसेस में, इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, वही जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, व्हाई डू यू थिंक द जाइगोट इज डोमिनेंट फॉर सम टाइम इन द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो जाइगोट है वो डोमिनेंट होता है कुछ समय के लिए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल्ड जाइगोट इन द प्लांट। अब सभी को पता है कि जब मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का फ्यूजन होता है तो इससे एक सिंगल सेल जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है प्लांट में, ठीक है। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं, The zygote would remain dominant for some period till endosperm is formed। अब जब तक एंडोस्पर्म नहीं बन जाता जब तक तो डोमिनेंट कौन है, मतलब ज़्यादा मतलब डोमिनेंट कौन है, जाइगोट है, ठीक है। तो विच डेवलप्स ड्यू टू द ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि वो ट्रिपल फ्यूजन से हुआ है डेवलप, ठीक है, फ्रॉम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की मदद से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। द एंडोस्पर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे गिवन है एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म का फंक्शन ये होता है कि वो कंटिन्यूसली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको, ठीक है, मतलब पूरा फूड पहुँचाता है वो एम्ब्रियो तक ताकि एम्ब्रियो अच्छे से ग्रो पाए, ठीक है। तो ये सब काम एंडोस्पर्म करता है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म जाइगोट इज फर्दर डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो। अब जब एंडोस्पर्म का भी फॉर्मेशन हो जाता है तो जो जाइगोट है ना वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, उसको पूरा न्यूट्रिशन वगैरह पूरा मिल चुका है तब वो पूरा एम्ब्रियो बना लेता है, ठीक है। सो इसीलिए हम बोलते हैं कि जाइगोट कुछ टाइम के लिए डोमिनेंट होता है ओव्यूल के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डिफ्रेंशिएट बिटवीन। बहुत इंपॉर्टेंट डिफ्रेंशिएट्स गिवन है यहाँ पे। सो फर्स्ट क्या है,
हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल। ठीक है, तो इसे हम देख लेते हैं। अब हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल में डिफरेंस क्या है? द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस which lies below the cotyledon in the dicot embryo is known as hypocotyl। अब ऐसा पोर्शन एम्ब्रियो एक्सिस का जो कि लाई करता है कॉटिलिडेंस के बिलो, ओके, और ये कहाँ पे होता है? डाइकॉट एम्ब्रियो में होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल बोलते हैं। अब इसमें एपिकोटाइल क्या होता है? द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस विच लाई अबव, मतलब ऊपर की साइड जो पोर्शन प्रेजेंट होता है ना एम्ब्रियोनल एक्सिस का उस कॉटिलिडन के डाइकॉट एम्ब्रियो में, तो इससे हम क्या बोलते हैं? एपिकोटाइल बोलते हैं। ठीक है, इट टर्मिनेट्स विथ द रेडिकल। अब ये आगे जाकर रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, और ये आगे जाके प्लूम्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लूम्यूल से हमको पता है ये शूट का फॉर्मेशन हो जाता है आगे जाके। ठीक है, अब इन हाइपोगील जर्मिनेशन एपिकोटाइल elongates so that cotyledons remain in the soil। तो इस हाइपोगील जर्मिनेशन में क्या होता है? जो एपिकोटाइल होता है ना वो elongate हो जाता है ताकि कॉटिलिडन सॉइल में जा सके। ठीक है, मतलब कॉटिलिडन सॉइल के अंदर ही रहे। ठीक है, और एपिगील जर्मिनेशन में क्या होता है? जो हाइपोकोटाइल होता है ना वो elongate हो जाता है ताकि कॉटिलिडन बाहर आ सके सॉइल के। ठीक है, इसमें अंदर ही रहेगा कॉटिलिडन सॉइल के, और इसमें बोला है कि कॉटिलिडन बाहर आ सके सॉइल के, इसलिए हाइपोकोटाइल elongate हो जाता है। ठीक है, एपिकोटाइल्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलियोप्टाइल एंड कोलियोरिजा। अब ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है? द एपिकोटाइल बियरिंग शूट एपेक्स एंड लीफ प्रिमोडिया are enclosed in the foliar structures called coleoptile। अब जो एपिकोटाइल्स होते हैं जिनमें कि शूट एपेक्स और लीफ प्रिमोडिया प्रेजेंट होते हैं वो पूरे एनक्लोज होते हैं फोलियर स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोलियोप्टाइल बोलते हैं। ठीक है, और कोलियोरिजा क्या होता है? द रेडिकल एंड रूट कैप आर एनक्लोज इन द शीथ कॉल्ड कोलियोरिजा। अब कोलियोरिजा एक तरह की शीत होती है जिसमें रेडिकल और रूट कैप एनक्लोज हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोलियोरिजा बोलते हैं स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब कोलियोप्टाइल इज अ टर्मिनल पोल फॉर द इमर्जेंस ऑफ द फर्स्ट लीफ। अब जो कोलियोप्टाइल ऐसा टर्मिनल पोल होता है जिससे कि फर्स्ट लीफ का फॉर्मेशन होता है, मतलब वहीं से इमर्ज होती है फर्स्ट लीफ प्लांट की। ठीक है, अब कोलियोरिजा क्या? एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब कोलियोप्टाइल प्रोटेक्ट्स द प्लूम्यूल ड्यूरिंग द इमर्जेंस फ्रॉम द सॉइल। अब ये जो है ना कोलियोप्टाइल वो क्या प्रोटेक्ट करता है प्लूम्यूल को जब वो ड्यूरिंग द इमर्जेंस ऑफ द सॉइल, जब वो इमर्ज होता है ना सॉइल के अंदर, जब वो प्रोटेक्ट करता है प्लूम्यूल को। ठीक है, इट डज नॉट प्रोटेक्ट रेडिकल ड्यूरिंग इट्स पैसेज इनटू द सॉइल। और ये रेडिकल को प्रोटेक्ट नहीं करता है जब वो सॉइल के अंदर जाता है ना रेडिकल, जब वो उसको प्रोटेक्ट नहीं करता है बल्कि प्रोटेक्ट करता है प्लूम्यूल को ताकि वो इमर्ज नहीं हो जाए सॉइल के अंदर, क्योंकि प्लूम्यूल को तो हमें पता है कि शूट बनानी है आगे जाके, तो वो सॉइल में मर्ज हो जाएगा तो फिर तो प्लांट ही नहीं ग्रो पाएगा। इसीलिए ये प्रोटेक्ट करता है कि वो अंदर नहीं जा पाए सॉइल के अंदर। ठीक है, इट ग्रोज मच बियॉन्ड द ग्रेन्स। ठीक है, और ये कहाँ पे ग्रो होता है? बियॉन्ड द ग्रेन्स के बियॉन्ड। ठीक है, आफ्टर इमर्जेंस फ्रॉम ग्रेन इट स्टॉप्स ग्रोइंग। अब इसमें बोला है कि जब वो इमर्ज हो जाता है पूरा ग्रेन के अंदर तो ये क्या ग्रो होना मतलब बंद कर देता है। ठीक है, कोलियोराइजा। अब नेक्स्ट कोलियोप्टाइल में लास्ट डिफरेंस ये दिया गया है कि कोलियोप्टाइल आफ्टर इमर्जेंस फ्रॉम सॉइल ड्यूरिंग जर्मिनेशन बिकम ग्रीन एंड गोज एंड डज फोटोसिंथेसिस। अब जो कोलियोप्टाइल जब वो इमर्ज आफ्टर जब मतलब इमर्ज सॉइल के इमर्ज होने के बाद क्या होता है? जर्मिनेशन के दौरान जो ग्रीन कलर का बन जाता है कोलियोप्टाइल, और उससे ग्रीन कलर बन जाता है तो उससे फोटोसिंथेसिस भी हो पाता है। अब कोलियोराइजा डज नॉट केम आउट ऑफ द सॉइल एंड इट रिमेन्स नॉन ग्रीन। अब ऑब्वियसली कोलियोराइजा
बाहर नहीं आ पाता है सॉइल के, तो इससे क्या ये नॉन ग्रीन होता है, ठीक है, मतलब ग्रीन कलर का नहीं होता है। अब नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटेगुमेंट्स एंड टेस्टा। अब इंटेगुमेंट्स क्या होता है? इट इज़ द कवरिंग ऑफ द ओव्यूल। अब जो ओव्यूल को कवर करने का काम कौन करता है? इंटेगुमेंट्स करते हैं। अब टेस्टा इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड, बस ये सीड की आउटर कवरिंग होती है टेस्टा, और जो ओव्यूल की कवरिंग होती है उनको बोलते हैं इंटेगुमेंट्स, ठीक है। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये इंटेगुमेंट्स ओव्यूल की कवरिंग है और सीड की कवरिंग टेस्टा है। इट इज़ थिन 1 और 2 लेयर्ड, ये थिन होती है 1 और 2 लेयर्ड, मतलब एक तो आउटर इंटेगुमेंट होता है और एक इनर इंटेगुमेंट होता है। इट इज़ क्वाइट थिक, ये थोड़ा मोटा होता है, एंड 1 लेयर, और सिर्फ एक ही लेयर होती है इसमें। इट्स सेल आर लिविंग, इसके जितने भी सेल्स होते हैं वो सब जिंदा होते हैं, और इसके जितने भी सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, ठीक है। स्क्लेरिड्स आर एब्सेंट, जो स्क्लेरिड्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं इंटेगुमेंट्स में। सेल्स आर रिच इन स्क्लेरिड्स, और इनमें रिच मतलब बहुत ज़्यादा स्क्लेरिड्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स में। एंड इट राइज फ्रॉम द शलाजल एंड ऑफ द ओव्यूल, हमें पता है ये शलाजल एंड कौन सा होता है? ओव्यूल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो शलाजल एंड होता है, तो ये कहाँ शलाजल एंड से अराइज होते हैं ओव्यूल में, ठीक है। इट इज़ डिराइव फ्रॉम द आउटर इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है ना, तो ये जो आउटर इंटेगुमेंट है ना, वहीं से वो डिराइव होते हैं, मतलब वहीं से ही निकलता है ये टेस्टा, ठीक है। एंड इट इज़ अ प्री फर्टिलाइज स्ट्रक्चर, ये फर्टिलाइजेशन के पहले का स्ट्रक्चर होता है और ये फर्टिलाइजेशन के बाद का स्ट्रक्चर होता है। पहले के स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्री फर्टिलाइज स्ट्रक्चर, और जो फर्टिलाइजेशन के बाद के स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइज स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट डिफरेंस देख लेते हैं, दैट इज पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प। अब पेरिस्पर्म इज द अनयूज्ड न्यूसिलस इन द सीड। अब जो पेरिस्पर्म होता है ना वो यूज़ नहीं होता है, मतलब अनयूज्ड न्यूसिलस बोलते हैं उसको सीड का, ठीक है, क्योंकि वो न्यूसिलस यूज़ ही नहीं होता है। द पेरिकार्प इज द कवरिंग ऑफ फ्रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी वॉल। अब पेरिकार्प क्या होता है? फ्रूट की कवरिंग होती है जो कि कहाँ से डेवलप होती है? ओवरी की वॉल से डेवलप होती है, ठीक है। एंड पेरिस्पर्म इज अ पार्ट ऑफ सीड। अब पेरिस्पर्म एक सीड का ही पार्ट होता है और पेरिकार्प एक फ्रूट का पार्ट होता है, ठीक है। पेरिस्पर्म इज यूजुअली ड्राई, पेरिस्पर्म ज़्यादातर सूखा ही होता है, और पेरिकार्प ड्राई और फ्लैशी होता है, क्योंकि वो फ्रूट है। अब फ्रूट हमें पता है कितने ज़्यादा फ्लैशी होते हैं, तो कभी कभी वो ड्राई भी होता है, कभी कभी फ्लैशी भी होता है पेरिकार्प, ठीक है। अब पेरिस्पर्म इज ऑफन नॉन फंक्शनल फॉर सीड। अब जो पेरिस्पर्म है ना वो नॉन फंक्शनल होते हैं सीड्स में, ठीक है, मतलब उनका कोई फंक्शन नहीं होता है सीड के अंदर। द पेरिकार्प इज प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड ऑल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। अब जो पेरिकार्प होता है ना वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ठीक है, जो कि हेल्प करती है डिस्पर्सल में और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। पेरिस्पर्म इज प्रेजेंट ओनली इन फ्यू सीड्स, पेरिस्पर्म कुछ ही सीड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड पेरिकार्प इज फाउंड इन ऑल फ्रूट्स, बट पेरिकार्प सारे ही फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, दैट अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? व्हाई इज एप्पल कॉल्ड अ फॉल्स फ्रूट, विच पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉर्म द फ्रूट। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जो एप्पल होता है उसको हम फॉल्स फ्रूट क्यों बोलते हैं, और विच पार्ट ऑफ द फ्लावर, और उसका कौन सा ऐसा पार्ट है फ्लावर का एप्पल के जो कि फ्रूट बनाता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन है द फ्रूट्स डिराइव फ्रॉम ओवरी एंड अदर एस्टरी फ्लोरल पार्ट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। अब फॉल्स फ्रूट में जब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाता है तो उसे हम इस बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। तो अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो फ्रूट आया कहाँ से? तो जो फ्रूट ओवरी से डायरेक्टली डेवलप हो जाते हैं ना, डिराइव्ड हो जाते हैं, या फिर कोई से दूसरे एसेसरी फ्लोरल पार्ट से, तो बिना फर्टिलाइजेशन के, तो उन्हें क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड ट्रू फ्रूट्स आर दोज फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम ovary but not consist of the thalamus or any other floral part। अब फॉल्स फ्रूट तो पढ़ लिया। अब ट्रू फ्रूट ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि ओवरी से ही डेवलप होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद,
और जिनमें कोई थैलेमस और दूसरे जो फ्लोरल पार्ट्स है वो सब नहीं होते हैं, ठीक है। इन एन एप्पल द फ्लैशी रिसेप्टिकल फॉर्म द मेन एडिबल पार्ट, हेंस इट इज कॉल्ड द फॉल्स फ्रूट। अब उसका वो फ्लावर का मतलब जो फॉर्म है ना, फ्रूट पार्ट बताया गया है फ्लावर का जिससे कि फ्रूट बना है, तो वो पार्ट कौन सा है, रिसेप्टिकल। जो फ्लैशी रिसेप्टिकल होते हैं ना एप्पल के, वही एडिबल पार्ट होता है, मतलब उसी को हम खाते हैं। जो रिसेप्टिकल होता है ना वही एडिबल पार्ट होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं एप्पल को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, व्हाट इज मीन बाय इमैस्कुलेशन, व्हेन एंड व्हाई डज द प्लांट ब्रीडर एम्प्लॉय दिस टेक्निक। इस टेक्निक को भी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था इस वीडियो में कि, और ये इसमें बोला है कि इमैस्कुलेशन होता क्या है और ये कब और कैसे होता है और क्यों होता है प्लांट ब्रीडर्स में ये टेक्निक। तो इसका सॉल्यूशन है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर विदाउट अफेक्टिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इमैस्कुलेशन एक ऐसी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक होती है जिसमें कि जो एंथर होता है ना बाइसेक्सुअल फ्लावर का, उसको ही हटा दिया जाता है, मतलब पूरा रिमूव कर देते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको कोई कुछ नहीं करता है, मतलब वो ऐसा है वैसा ही रहता है, ठीक है। इट इज़ डन बिफोर डाइसेंस टू प्रिवेंट contamination of stigma with any undesired pollen and to ensure cross pollination by desired pollen। तो ये कब होता है, जब एंथर का डाइसेंस, मतलब जब एंथर टूट जाता है उससे पहले ही ये प्रोसेस को करना पड़ता है, क्योंकि अगर एंथर डाइसेंस हो गया, ब्रेक हो गया, तो पोलन ग्रेन शेड हो जाएंगे। तो ये सारी प्रोसेस इसके पहले ही की जाती है, ठीक है, जो कि कंटेमिनेशन ऑफ स्टिग्मा, जिससे कि डिजायर्ड पोलन वहाँ पे, बाहर वाला पोलन वहाँ पे एंटर हो सके, ताकि वो क्रॉस पॉलिनेशन हो पाए डिजायर्ड पोलन्स के द्वारा, ठीक है। सो मतलब इमैस्कुलेशन में एंथर को ही हटा दिया जाता है जिससे कि क्रॉस पॉलिनेशन हो पाता है प्लांट के अंदर, जिससे कि डिजायर्ड पोलन्स का उस पर स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेशन हो पाता है। Emasculation is useful in artificial hybridization to pollinate stigma with selected emasculated pollens only। अब emasculation एक बहुत ही यूजफुल आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है जिससे कि स्टिग्मा को हम पॉलिनेट कर पाते हैं विथ सिलेक्टेड इमैस्कुलेटेड पोलन्स, मतलब उसमें हर कोई से पोलन नहीं हम डाल देते हैं, कुछ सिलेक्टेड इमैस्कुलेटेड पोलन्स होते हैं ना, उनको ही स्टिग्मा पर हम शेड करते हैं ताकि अच्छी क्वालिटी का प्लांट और फ्रूट बने, ठीक है। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, इफ वन कैन इंड्यूस पार्थेनोकार्पी थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ सब्सटेंसेस विच फ्रूट वुड यू सिलेक्ट टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पी एंड व्हाई। अब पार्थेनोकार्पी क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस of developing fruit without the process of fertilization और seed formation। अब पार्थेनोकार्पी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसमें क्या होता है कि एक फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के या फिर बिना सीड फॉर्मेशन के हम बोल सकते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ और फ्रूट बन गया, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स आर सीडलेस, पार्थेनोकार्पिक से जो प्रोसेस से जो फ्रूट्स बनते हैं वो सीडलेस होते हैं, मतलब उनमें सीड्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। बिकॉज सीडलेस फ्रूट्स इन द प्लांट्स लाइक बनाना, ग्रेप्स, लेमन, ऑरेंज, वाटरमेलन एंड गुआवा आर इन ग्रेट डिमांड, द प्रोसेस इज ऑफ प्रैक्टिकल वैल्यू। अब जैसा कि हमें पता है कि सीडलेस फ्रूट जिनमें सीड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे कि हम देखें बनाना में सीड्स नहीं होते, ग्रेप्स में भी नहीं होते, लेमन्स में नहीं होते हैं, ऑरेंजेस मतलब कुछ लेमन्स और ऑरेंजेस जो कि पार्थेनोकार्पिक से डेवलप हुए हैं उनमें नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे वाटरमेलन, गुआवा, मतलब इन सारे फ्रूट्स को हम पार्थेनोकार्पिक मेथड से हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारे क्या बहुत ही ग्रेट डिमांड में, इसलिए ये प्रैक्टिकल यूज में होती है ये प्रोसेस। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स द इंड्यूसिंग ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन बाय द एप्लीकेशन ऑफ द प्लांट ग्रोथ हार्मोन सच एज ऑक्सिन। ऑक्सिन जैसा कि हमें पता है एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सारे हमने पढ़ रखे हैं 11th क्लास में भी, ठीक है। तो ये जो टेक्निक होती है ना, इसमें इंड्यूस किया जाता है, फ्रूट फॉर्मेशन को इंड्यूस करा जाता है
बाय द एप्लीकेशन ऑफ, और ये सारी प्रोसेस हम ग्रोथ हार्मोन्स की मदद से भी कर सकते हैं ये टेक्निक को, जैसे कि ऑक्सिन है, इन सब की मदद से, ठीक है। अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेप्टम इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन वॉल। क्वेश्चन बोल रहा है कि टेप्टम का रोल क्या है वो बताओ पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन में, मतलब पोलन ग्रेन की वॉल के फॉर्मेशन में टेप्टम का क्या रोल है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, द टेप्टम इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम हुज मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। टेप्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक इनरमोस्ट लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर होती है माइक्रोस्पोरेंजियम की, ठीक है। एक तो सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है, फिर एंडोथीशियम होता है, फिर मिडल लेयर होती है, और सबसे अंदर प्रेजेंट जो होती है वो होती है टेप्टम। तो टेप्टम जो है ना माइक्रोस्पोरेंजियम की इनरमोस्ट लेयर होती है, जिसका काम क्या होता है कि जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना ताकि वो अच्छे से ग्रो हो पाए, ठीक है। तो मेनली इसका काम सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का होता है। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द सेल्स ऑफ टेप्टम टेप्टम provide not only nutrition but also various enzymes, hormones, amino acids and other nutritive material to the dividing microsporocytes, ठीक है। अब जैसा कि हमें पता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोस्पोर्स के बनने की पूरी प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो जो सेल्स होते हैं ना टेप्टम के, वो क्या करते हैं, सिर्फ न्यूट्रिशन ही नहीं प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत सारे एंजाइम्स, हार्मोन्स, अमीनो एसिड्स और जो न्यूट्रिटिव मटेरियल्स होते हैं ना वो सब प्रोवाइड करते हैं माइक्रोस्पोर्स को, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द एक्साइन लेयर it also produce the exine layer of the pollen grain which is composed of the sporopollenin। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका एक काम और क्या होता है कि जो एक्साइन लेयर होती है ना पोलन ग्रेन की वो प्रोड्यूस करते हैं जिसमें कि स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू द इनर साइड ऑफ द एंथर, और ये जो अंदर वाली साइड होती है ना एंथर की, वहाँ पे भी ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। कौन करता है सब काम, टेप्टम करता है। सो दिस इज द रोल ऑफ टेप्टम इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन वॉल, ठीक है। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। अब एपोमिक्सिस होता क्या है और इसका इम्पोर्टेंस बताओ, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, एपोमिक्सिस इज द मैकेनिज्म ऑफ सीड प्रोडक्शन without involving the process of meiosis and syngamy और seed production without fertilization। अब एपोमिक्सिस एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें सीड्स का प्रोडक्शन किया जाता है मतलब उसमें इन्वॉल्व कौन कौन सी प्रोसेस होती है, मियोसिस और सिंगेमी इन्वॉल्व मतलब होती नहीं है, सॉरी, विदाउट इन्वॉल्विंग द प्रोसेस, मतलब बिना सिंगेमी या बिना मियोसिस के ये सीड फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे पार्थिनोकार्पिक में क्या बिना फर्टिलाइजेशन के सीड वो पूरा फ्रूट बन गया था, वैसे ही एपोमिक्सिस में बिना फर्टिलाइजेशन और मियोसिस के सीड का प्रोडक्शन हो जाता है। तो इस मैकेनिज्म को बोलते हैं एपोमिक्सिस, ठीक है। वही लिखा है, और सीड प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब एपोमिक्सिस को ही बोल सकते हैं प्रोसेस को, द प्रोसेस इन विच सीड प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन का सीड का प्रोडक्शन हो जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड विच मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पर ये मिमिक करता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल करता है, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस क्लोनल प्रोजेनी विथ मैटरनल जीनोटाइप, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्लोनल प्रोजेनी बनती है जो कि मैटरनल जीनोटाइप की होती है। इट अकर्स इन सम प्लांट फैमिलीज लाइक ग्रासेस एंड एस्टेरिसियाई। तो ये कौन कौन सी फैमिलीज में होता है, प्लांट फैमिलीज में, जैसे कि ग्रासेस है, एस्टेरिसियाई, इनमें मेनली एपोमिक्सिस की मैकेनिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। द मेन एडवांटेज ऑफ एपोमिक्सिस ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द possibility to select individuals with desirable gene combination and propagates them as clones in lesser time। अब इस जो एपोमिक्सिस है उसका एडवांटेज क्या है, ठीक है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मतलब मिमिक्स तो करता है बट इट इज़ द पॉसिबिलिटी, मतलब वो सिर्फ कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल में ही होता है, ठीक है।
जिनमें कि डिज़ायरेबल जीन कॉम्बिनेशन हो पाता है एंड जो प्रोपोगेट्स मतलब क्लोन्स बन जाते हैं लेसर टाइम में ही। मतलब ये सारे एडवांटेजेस गिवन है एपोमिक्सिस के मेनली। एपोमिक्सिस क्या प्रिवेंट करता है? लॉस ऑफ द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक इन द हाइब्रिड। तो ये कुछ कैरेक्टर्स लॉस कर देता है इन द हाइब्रिड के। हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ सीड विद बेटर यील्ड एंड क्वालिटी कैन बी प्रोड्यूस। अब ये एपोमिक्सिस की टेक्निक से जो सीड की वेराइटी होती है ना, उसकी जो यील्ड होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड का प्रोडक्शन होता है एपोमिक्सिस से, ठीक है। डिजीज़ फ्री प्लांट कैन बी प्रोड्यूस विद डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कुछ डिजीज़ फ्री मतलब ऐसे प्लांट भी इससे प्रोड्यूस किए जाते हैं इन सीड से जो कि डिजीज़ फ्री, जिनमें डिजीज़ नहीं लगती है, ठीक है, और तो वो कुछ डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट दे रखा है, दिस द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट आंसर का ही पार्ट है ये। By sowing hybrid seeds, it is difficult to maintain the hybrid characters as characters segregate during meiosis. तो जब हम हाइब्रिड सीड्स को सो करते हैं मतलब डालते हैं मतलब सॉइल के अंदर, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो हाइब्रिड कैरेक्टर्स को मेंटेन कर पाए एज कैरेक्टर्स सेग्रीगेट्स ड्यूरिंग मियोसिस। तो जब मियोसिस होता है तो कुछ कैरेक्टर्स में चेंजेस आने लग जाते हैं। However, apomixis prevents the loss of specific characters in the hybrid. और जो apomixis की प्रोसेस होती है उससे हम प्रिवेंट करते हैं लॉस ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स से। कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स का लॉस नहीं हो पाता है हाइब्रिड्स के अंदर, ठीक है। एज इट इज़ द कॉस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग सीड। अब ये एक तरह की कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है जो जिससे कि हम सीड्स को प्रोड्यूस कर पाते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस थी एपोमिक्सिस की। सो यहाँ पे हमारे सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ख़त्म हुए हैं। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इट मोटिवेट्स मी अ लॉट इफ़ यू डू सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। और अगर कोई डाउट है इस पूरी वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी, ओके। थैंक यू।